नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे इस प्लेटफॉर्म एस्पिरेंट आईएएस पर। साथियों, इस समय हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 को देख रहे हैं। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है अपनी इस टेस्ट सीरीज जो कि दृष्टि आईएएस संस्थान की है उसको आगे देखते हैं। इसके पिछली जो क्लास हुई थी उस क्लास में हमने राज्य व्यवस्था के कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उसको देखा था, और इसी क्रम में आगे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे अन्य सब्जेक्ट को उसको आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, और फटाफट आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं प्रश्नों को, और एक एक करके काफी अच्छे से प्रश्नों को देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम जो है वह काफी नजदीक आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न होगा स्टूडेंट, वो होगा सूची 1 को सूची 2 से जो है वह मिलाना है। ठीक, तो कुछ अभी दो चार क्वेश्चन जो है वह राज्य व्यवस्था के आपको दिखेंगे, इसके बाद अन्य सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला जो सूची जो है उसमें पंचायती राज संस्था है और उसके बाद संबंधित जो संविधान के अनुच्छेद दिए गए तो उनसे मिलाना है। तो पंचायती लेखाओं की सम परीक्षा यानी कि ऑडिट जो होता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत। ठीक, तो उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है यदि हम देखें, यानी कि पंचायतों के लेखाओं की जो संपरीक्षा है वह 243 जे में की गई है। कहाँ पे की गई है? 243 जे में की गई है। ठीक, इसके अलावा अगला है हमारा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग जो है वह उसकी चर्चा संविधान में कहाँ पे की गई है? यदि इसको हम देखें राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग जो है वह 243 आई में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है पंचायतों का चुनाव। पंचायतों का चुनाव यदि बात करें हम, तो उसकी यदि देखें कि उसकी चर्चा कहाँ पे की गई है, तो 243 के 243 के जो है वो, ठीक, तो 243 के में जो है वह पंचायतों के चुनाव से संबंधित बात की गई है। अगला है स्थानों पर अनुष्ठानों का आरक्षण, यानी कि पंचायतों में जो आरक्षण होता है उसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? तो स्थानों का जो आरक्षण है उसकी चर्चा 243 डी में की गई है। यह सभी जो है वह संविधान के भाग 9 के हिस्से हैं। ठीक, भाग 9 के हिस्से हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन हमारा डी। ऑप्शन डी हमारा जो है वह सुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस संकल्पना को स्थानीय स्वशासन का किस संकल्प को किस संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा स्टूडेंट लॉर्ड रिपन का जो संकल्प था, जो इनके द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया गया था, उसको जो है वह क्या कहा जाता है? स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करते जाइए आप लोग, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी करते जाइए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यकाल के संदर्भ में प्रश्न है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राज्यपाल किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर त्याग कर सकता है। ठीक, तो यह बिल्कुल सही बात है। अगला है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपातकालीन उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आपातकालीन उपबंधों के संदर्भ में प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दायरे को भारत
के एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित करने का अधिकार दिया, यानी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुआ था 1978 का, ठीक, 1978 का जो संविधान संशोधन हुआ था 44वां, इसने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दायरे को जो है वह भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र तक जो है क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है। तो यह जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट है, यदि हम बात करें तो स्टेटमेंट है हमारा गलत है, ठीक, क्या है, यह जो हमारा स्टेटमेंट है वह गलत है। यदि बात करें आपातकाल की, तो आपातकाल की चर्चा कहाँ पे की गई है, आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद अनुच्छेद 352 में की गई है। यह क्या है, यह हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक, अनुच्छेद 352 में। यह किन आधारों पर लगता है, तो यह 3 आधारों पर लग सकता है स्टूडेंट। कौन कौन से वो आधार है, तो पहला आधार की यदि हम बात करें, आपको इधर हम बता देते हैं, तो यह 3 आधारों पर लगता है। पहला आधार क्या होता है कि बाह्य बाह्य आक्रमण, क्या होता है, बाह्य आक्रमण। दूसरा आधार की यदि हम बात करें, दूसरा जो आधार होगा वो होगा क्या, सशस्त्र विद्रोह। क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह। क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ठीक। और नेक्स्ट जो हमारा इसका आधार होगा तीसरा, वो होगा युद्ध। क्या होगा, युद्ध। तो यही 3 आधार है स्टूडेंट जिन पर राष्ट्रीय आपातकाल जो है वह लगाया जा सकता है। जो सशस्त्र विद्रोह है, पहले इसको आंतरिक अशांति जो है इसको कहा जाता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया। न्यायिक समीक्षा से जो है वह मुक्त कर दिया गया। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को जो है वो न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, परंतु 44वें संविधान संशोधन में 44वें संशोधन के माध्यम से जो है वह इसे क्या किया गया है, बदल दिया गया, बदल दिया गया, ठीक। तो इस प्रकार जो है हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। लोक अदालत के संदर्भ में प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है कि लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं है, ठीक। तो पहला जो हमारा यह स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह आपराधिक समन्वय अपराध मामले का निपटान प्रदान नहीं कर सकता, यानी कि यह बोल रहा है कि यह आपराधिक मामलों का जो है वह निपटान प्रदान नहीं कर सकता। तो यह जो है स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही होगा। यदि बात करें लोक अदालत की स्टूडेंट, तो लोक अदालत जो है वह एक गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, जो कि जन सामान्य के लिए जो है वह न्याय पहुंचाने की कोशिश करता है रिमोट एरियाज में, ठीक। तो प्रथम लोक अदालत जो है वह 1982 में जो है वह गुजरात में स्थापित किया गया था, जो कि रिमोट एरिया जो होते हैं, दूर दराज के जो एरिया उनके लोगों के लिए और न्यायालय पर से भार को हटाने के लिए लोक अदालत की संकल्पना को जो है वह विकसित किया गया है। और लोक अदालत की शक्तियों की यदि बात करें, तो यह सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 की है, उसके तहत जो है वह सिविल न्यायालय का इसको दर्जा प्राप्त है, ठीक। तो इतना लोक अदालत के बारे में आप जानिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत जिसने अप्रैल 2024 में अपने 40 वर्ष पूर्ण किए, किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन जो मेघदूत है स्टूडेंट, यह किससे संबंधित है, तो यह सियाचिन ग्लेशियर में संघर्ष से संबंधित है। तो 40 वर्ष इसने पूर्ण किए और यह उत्तरी लद्दाख क्षेत्र में जो है वह सबसे शीर्ष सैन्य क्षेत्र जो है वह वहां पर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। और वहां जो है वह भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना जो है वह
मिलकर इस क्षेत्र में जो है वह संघर्ष किया था इसको मुक्त कराने के लिए। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह ऑपरेशन जो मेघदूत है वह सियाचिन ग्लेशियर में संघर्ष से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 किससे संबंधित है? तो यदि संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 227 है यदि उसकी बात करें तो यह किससे संबंधित है? तो यह है सभी न्यायालय के अधीक्षण की, उच्च न्यायालय की शक्ति, यानी कि जो उच्च न्यायालय है उसके नीचे के जो सभी न्यायालय हैं उनके अधीक्षण की शक्ति को यह करता है। क्या करता है? पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट, यानी कि उनके अधीक्षक के रूप में यह कार्य कर सकता है। ठीक, आप ध्यान रखिए कि जो उच्च न्यायालय होता है स्टूडेंट, यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं आता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि जो उच्च न्यायालय होता है यह सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में नहीं आता है, परंतु उच्च न्यायालय के नीचे के जितने अदालत होते हैं वह सभी जो है वह उच्च न्यायालय के नियंत्रण में आते हैं। तो वही यह बात कर रहा है कि अनुच्छेद 227 जो होगा वह क्या कहेगा कि उच्च न्यायालय अपने नीचे के जो न्यायालय है उनका अधीक्षण कर सकता है। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए तृतीय तृतीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे जो है वह क्या किया गया है? तृतीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कौन है? वह है हमारे अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को जो है वह तृतीय लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है वह सम्मानित किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, किसके? रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रिट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय न्यायाधिकार के बाहर भी रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय न्यायाधिकार के क्षेत्र से बाहर जो है वह रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो यह बिल्कुल सही है। और यह शक्ति कहाँ पे दी गई है? तो अनुच्छेद 226 में किसको दी गई है? उच्च न्यायालय को। यदि बात करें सर्वोच्च न्यायालय की रिट को, तो सर्वोच्च न्यायालय की रिट को जो है वह अनुच्छेद जो है वह 32 की सब क्लास 2 में जो है वह बताया गया है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन जो है हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो कौन सा कथन सही नहीं है उच्च न्यायालय के संबंध में देखेंगे। स्टेटमेंट एक एक करके पढ़ते हैं। भला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। एक कोलेजियम बनता है 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों का, उनकी सिफारिश पर जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, अगला स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारी होती है। बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालय का जो वेतन होता है स्टूडेंट वह राज्य की संचित निधि पर होती है, परंतु रिटायर के बाद उनको जो पेंशन मिलता है वह केंद्र सरकार की संचित निधि से मिलता है। ठीक, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नववर्ष सही सुमेलित है? ठीक, राज्य और नववर्ष। तो देखते हैं इस प्रश्न को। सही सुमेलन की बात कर रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है वह पश्चिम बंगाल में जो महाविषुव संक्रांति होती है, जो महाविषुव संक्रांति होती है पश्चिम बंगाल में, उसे क्या बोला जाता है? उसे नववर्ष बोला जाता है। ठीक, तो महाविषुव संक्रांति जो होगी वह पश्चिम बंगाल का क्या होगा? पश्चिम बंगाल का वह होगा क्या? वो एक नववर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, अगला है कि तमिलनाडु।
तमिलनाडु जो है वह उसका जो नववर्ष होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको पुनथुंडू बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? पुनथुंडू, तमिलनाडु के। ठीक, तो यह भी हमारा जो क्या है, सुमेलित है। नेक्स्ट, यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो नव वर्ष होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, बैसाखी। क्या बोला जाएगा, बैसाखी। और जो यहाँ पे क्या दिया गया है, विशु। क्या दिया गया है, विशु। विशु हिमाचल प्रदेश का नव वर्ष ना होके हिमाचल प्रदेश का नव वर्ष न होके यह कहाँ का है, तो यह केरल का है स्टूडेंट। केरल का नव वर्ष है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो वैसाखी है वह हिमाचल प्रदेश के अलावा यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब का भी जो नववर्ष होता है उसको क्या बोला जाता है, बैसाखी। जो कि कब मनाया जाता है, तो यह बैसाख महीने में, यानी कि यह अमूमन अप्रैल के महीने में आता है। ठीक, तो अप्रैल के महीने में यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में नववर्ष मनाया जाता है। असम की बात करें तो असम का जो नववर्ष, हिंदू नववर्ष होगा उसको क्या बोला जाता है, रंगोली बिहू। जो रंगोली बिहू होता है उसको बोला जाता है असम का नववर्ष। तो रंगाली बिहू जो होगा वह सही है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कण को गार्ड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो गार्ड पार्टिकल्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो हिग्स बोसान को। हिग्स बोसान जो हमारे होते हैं इसको गार्ड पार्टिकल के में जो है जाना जाता है। गार्ड पार्ट जो हिग्स बोसान है, तो हिग्स बोसान के अस्तित्व का जो सिद्धांत है, तो सबसे पहले ब्रिटिश सैद्धांतिक विज्ञानी जो है पीटर वेयर हिग्स ने दिया था। किसने, पीटर वेयर हिग्स ने। आप जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे कि पीटर वेयर हिग्स ने जो है वह इसकी संकल्पना दी थी। ठीक, तो यह हिग्स बोसान क्या कहा जाता है, गार्ड पार्टिकल्स कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है। पुस्तक दिया गया है और उसके लेखक दिए गए हैं। ठीक, तो पुस्तक और लेखक देखते हैं कौन सही जो है वह सुमेलित है। तो नाइफ, नाइफ यहाँ पे दिया गया है। नाइफ, नाइफ जो है वह किसकी रचना है, तो सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की यह रचना है। नाइफ सलमान रुश्दी द्वारा यह लिखित पुस्तक है। तो यह पहला ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो यह किसकी पुस्तक हो, यह डी सुब्बा राव की न होकर यह सैम पित्रोदा की पुस्तक है। किसकी है, सैम पित्रोदा की। और जस्ट ए मिर्सनरी, जस्ट ए मिर्सनरी जो है वह किसकी पुस्तक है, तो यह डी सुब्बा राव की, डी सुब्बा राव की है। किसकी है, डी सुब्बा राव की। ठीक, तो आप इन सबको देखिए। और इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या होगा, नाइफ। नाइफ पुस्तक जो है वह सलमान रुश्दी की है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से जो है वह क्या मिलाना है। पत्तन दिया गया है यानी पोर्ट, और उसको कौन सी कंट्री में स्थित है उसको मिलाना है। तो सितवे बंदरगाह, यदि सितवे बंदरगाह की हम बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है, सितवे बंदरगाह हमारा म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है स्टूडेंट, म्यांमार में। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो यह ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है, ईरान में। इसके बाद चट्टोग्राम का जो है वह बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो यह हमारा स्थित है कहाँ पे, बांग्लादेश में। कहा, चिंटगांग इसको भी कभी कभी बोला जाता है, वही चीज है। और दुक्म बंदरगाह जो है हमारा ओमान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, दुक्म बंदरगाह ओमान में स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंधक के रूप में जो है वह दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। तो दूसरे कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधक के रूप में जो है वह किसको चुना गया, तो क्रिस्टलीना जॉर्जिया, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा को जो है वह दूसरे कार्यकाल के लिए जो है वह चुना गया। किसको, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा को। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या को राज्य के मंत्रियों की कुल संख्या को विधान विधानसभा की क्षमता के 15% 15% तक सीमित करने वाला जो है वह प्रावधान शामिल किया गया, जिसे न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक, यानी कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिसमें यह कहा गया कि जो विधानसभा होंगे उनके मंत्रियों की संख्या जो होगी वह अधिकतम सदस्यों का 15% होगी, किंतु 12 से नीचे नहीं होगी, यानी कि संख्या में 12 से नीचे नहीं होगी। ठीक, तो ऐसा कौन से संविधान संशोधन में कहा गया था? तो ऐसा हमारा जो है वह कहाँ कहा गया था? तो 91वां संविधान संशोधन जो 2003 में हमारा हुआ था वहां पे कहा गया था। यदि बात करें 28वें संविधान संशोधन की, तो इसमें सेवा कर का जो है वह प्रावधान किया गया था। इसके अलावा जो हमारा 90वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या बताया गया था? तो यह बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले में जो है वह असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों के पूर्ववर्ती प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए इसमें क्या किया गया था? प्रावधान, यानी कि असम का जो बोडोलैंड है उससे संबंधित प्रावधान था। 91वां जो हमारा संविधान संशोधन था, तो उसमें तो यही था कि विधानसभाओं के मंत्रियों की संख्या सदस्यों का 15% होगी। और 92वां जो संविधान संशोधन था हमारा वह क्या था? तो यह 8वीं अनुसूची में जो है वह 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें कौन कौन सी थी? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली थी। ठीक, तो इस प्रकार चारों संविधान संशोधन हमने देख लिए। हमारा सही ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल सत्र का 17वां कौन करता है? तो राज्य विधानमंडल के सत्र का 17वां कौन करेगा? तो यह राज्यपाल करेगा। ठीक, तो राज्यपाल जो है वह राज्य विधानमंडल के सत्र का 17वां करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैबिनेट के बारे में सही है? कैबिनेट के बारे में जो है वह सही है, कौन सा कथन? ठीक, तो देखते हैं क्या कथन है कि यह राज्य सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकार है। राज्य सरकार का क्या है? सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकार है, तो यह जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह मुख्यमंत्री का सलाहकार निकाय है। यह क्या है? मुख्यमंत्री का सलाहकार निकाय है, तो यह गलत है, क्योंकि जो कैबिनेट होता है यह किसको सलाह देता है? आप जानते हो, यह सलाह देता है राज्यपाल को। ठीक, केंद्र का कैबिनेट जो होता है वह मंत्रिपरिषद वह सलाह देता है राष्ट्रपति को, और राज्य का किसको देता है? यह राज्यपाल को। तो इसलिए हमारा आप जो सेकंड स्टेटमेंट है वह गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लगातार देख सकते हैं कि पॉलिटी के प्रश्न लगातार आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट जो है यह सब्जेक्ट हो जाता है हमारे लिए, इसलिए आप इसको अच्छे से जो है वह तैयार कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो प्रश्न क्या है हमारा कि साधारण विधेयक के संदर्भ में प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसे सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो गलत है। साधारण विधेयक कहीं पे भी आ सकता है। नेक्स्ट है, इसे सिर्फ मंत्री द्वारा ही जो है वह प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह भी बिल्कुल गलत है। इसे निजी विधेयक के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ऑप्शन हमारा डी बी सही हो जाएगा, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि जिसकी चर्चा जो है वह संविधान में कहीं पर भी न की गई हो। ठीक, तो उससे संबंधित है। तो कौन कौन सा है? तो यदि हम बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी चर्चा कहीं पर नहीं की गई, जबकि यह 1993 के संसद द्वारा एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, तो 1993 में संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद यदि हम देखें तो नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में है, जो कि
एक सलाहकारी निकाय है। ठीक, तो नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में है। इसकी भी चर्चा संविधान में कहीं पे भी नहीं की गई है। नेक्स्ट यदि बात करें हम केंद्रीय सूचना आयोग की, तो इसकी भी चर्चा कहीं पे भी नहीं की गई है। इसकी चर्चा जो है वह भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम जो है हमारा, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। ठीक, तो इसकी स्थापना यदि हम बात करें तो यह 1993 के अधिनियम के द्वारा की गई है। इसकी चर्चा यदि हम बात करें तो 1 जनवरी जो है वह 2015 को इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो यह 2005 के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया। जबकि यदि हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो इसकी भी चर्चा संविधान में कहीं पर भी नहीं की गई है और यह केंद्र सरकार जो है भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। और इसकी स्थापना की बात करें तो यह संथानम समिति की सिफारिश पर जो है वह 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो जूरी सदस्य के रूप में जो है वह नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला है, तो वह कौन है? यह है बिल्किस मीरी। बिल्किस मीर जो है वह प्रथम भारतीय महिला है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सैन्य ग्रेड भू स्थानिक उपग्रह, ठीक, जो है वह क्या सैन्य ग्रेड भू स्थानिक यानी कि जियो स्पेशियल सैटेलाइट TSAT-A1, ठीक, यानी कि 1A किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? TSAT-1A। तो यह जो है वह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा जो है वह लॉन्च किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ट्रांस शिपमेंट बंदरगाह है? क्या है? पहला ट्रांस शिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो यदि हम बात करें तो विजी नजाम जो है हमारा, वह पहला ट्रांस शिपमेंट बंदरगाह है और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह केरल में है। कहाँ पे है स्टूडेंट? केरल में जो है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने का प्रावधान करता है? तो अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को जो है वह विनियमित करने का जो है वह प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो यह अनुच्छेद जो है हमारा 233 से 237 तक। तो 237 से 237 तक यह भाग 6 में है। कहाँ पे है? संविधान के भाग 6 में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने और कार्यपालिका से उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान जो है वह करता है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है मिलियन मियावाकी परियोजना एक समुदाय के नेतृत्व वाली पहल जिसका उद्देश्य तंग शहरी स्थानों में बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। निम्नलिखित में से किस देश का दूतावास इसमें शामिल है? तो मिलियन मियावाकी परियोजना जो है वह किस देश का दूतावास इसमें शामिल है? तो इसमें इजराइल का दूतावास जो है वह शामिल है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या डस्ट लीग जो है वह
का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत उज्बेकिस्तान का संयुक्त अभ्यास डस्ट लीग का 5वां जो है वह संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यह उज्बेकिस्तान गणराज्य के टर्मेज में जो है वह आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कुछ दिवस दिए गए हैं और उनको मिलाना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस किसका? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस की बात करें तो यह कब होता है? तो यह 18 अप्रैल को होता है। कब होता है? 18 अप्रैल को जो है वह राष्ट्रीय पंचायत दिवस, सॉरी 18 अप्रैल को यदि हम देखें तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस नहीं होता है। 18 अप्रैल को जो है वो विश्व विरासत दिवस होता है। सॉरी, विश्व विरासत दिवस जो है 18 अप्रैल को होता है। जबकि राष्ट्रीय पंचायत दिवस की यदि हम बात करें तो यह कब होता है? 24 अप्रैल को होता है, ठीक। यह 24 अप्रैल को होता है। और विश्व होम्योपैथिक दिवस की यदि बात करें तो यह 30 अप्रैल को होता है। और विश्व जल दिवस जो होता है वह 22 मार्च को होता है। कब होता है? 22 मार्च को होता है। तो इस प्रकार यदि देखें तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 100 से अधिक वर्षों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति है? 100 से अधिक वर्षों में, यानी कि पिछले 100 वर्षों में जो है वह कोई महिला जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं थी। तो वह कौन है? तो यदि उनकी बात करें तो वह है नईमा खातून। नईमा खातून जो है वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की महिला कुलपति है। तो नईमा खातून जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तो इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा जो है वह किया गया था। तब इसका नाम जो है वह होता था मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या होता था? मोहम्मडम एंग्लो ओंटोरियल, ठीक, ओंटोरियल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंगलाज माता मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो हिंगलाज माता मंदिर जो है हमारा वह किस पड़ोसी देश में है? तो यह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो प्रांत है वहां पे जो है वह स्थित है हिंगलाज माता मंदिर का, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट में 500 छक्के का रिकॉर्ड बनाने वाला प्रथम खिलाड़ी बन गया है, ठीक। तो 500 से अधिक छक्के मारने वाला प्रथम खिलाड़ी जो है वह कौन बन गया है? तो वह भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है, ठीक। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो है वह पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन जो हमारा स्टूडेंट क्या सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण के लिए शॉक एज पुरस्कार 2024 जीता, ठीक। तो कौन सा ऐसा जो है वह संगठन है? तो उस संगठन का जो नाम है वह क्या है? वह है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड जो है वह उसने यह पुरस्कार जीता था। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिप्री रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिप्री रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक एक करके कथन को देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत विश्व में हथियारों पर चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश है। तो सिप्री रिपोर्ट बताते हैं। तो यह हमारा स्टेटमेंट जो है वह पहला सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च का लगभग आधा हिस्सा व्यय किया। तो यह भी जो स्टेटमेंट है हमारा सही है। तो इस प्रकार जो हमारा जो दोनों कथन है वह सही हो जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कच्चा तीऊ द्वीप कहाँ स्थित है? कच्चा तीऊ द्वीप कहाँ स्थित है? काफी जो है वह इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस टेस्ट सीरीज में हम देख रहे हैं कि शामिल किया गया है। काफी अच्छे से इसको देखिए। तो प्रश्न है कि कच्चा तीऊ द्वीप जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो यह पाक जल डमरू मध्य, यानी कि जो भारत और श्रीलंका का जो बीच वाला हिस्सा है, अगर आप देखेंगे ये यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वह कच्चा तीऊ द्वीप स्थित है, पाक जल डमरू मध्य में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्नलिखित में से किस कारण से लगातार संकट में है? तो यह किस कारण से जो है लगातार संकट में है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की यदि हम बात करें तो यह विद्युत ट्रांसमिशन लाइन से टकराना, यानी कि बिजली को का जो झटका होता है उससे सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है, क्योंकि लगातार विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है और लंबे लंबे केबल जो है वह लगाए जा रहे हैं, उनसे टकराकर इनकी मृत्यु जो होती है वह ज्यादा हो रही है। तो इसलिए जो है वह इनसे सबसे ज्यादा इन्हें खतरा है। यदि बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो यह इंडेंजर्ड एक प्रजाति है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और गुजरात और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा यदि बात करें तो यह पक्षी की प्रजाति महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कुछ मात्रा में देखी जाती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ASK प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया, प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में कितने यूनिकॉर्न है? तो भारत में कितने यूनिकॉर्न है यदि हम देखें तो भारत में इस समय 67 यूनिकॉर्न है। ठीक, तो भारत में 67 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न एक कंपनी होती है, मतलब कि कंपनी आप मानिए कि उसका एक दायरा दर्ज किया जाता है कि उसकी वेल्थ कितनी है, उसका टर्नओवर कितने का है, तो उस आधार पे यदि हम देखें तो यूनिकॉर्न का किसी कंपनी को दर्जा मिलता है। तो इसी प्रकार की यदि बात करें तो 67 जो कंपनियां हैं वो भारत में यूनिकॉर्न के रूप में है। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की ईशान पहल, केंद्र सरकार की कौन सी पहल? ईशान पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? केंद्र सरकार की ईशान पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? यदि बात करें ईशान की, तो ईशान का जो मतलब होता है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड। ठीक, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड। ठीक, तो इसका यह मतलब होता है। और कार्बन फुटप्रिंट जो होता है उसको कम करने, सुरक्षा बढ़ाने और विमान ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के लिए जो है वह ईशान पहल शुरू की गई है। ठीक, तो क्या की गई है यदि बात करें तो यह कार्बन फुटप्रिंट को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन ए हमारा सही होता दिख रहा है कि वायु यातायात प्रबंधन को परिष्कृत और मजबूत करना। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का सदस्य चुना गया? ठीक, तो कौन सा जो है वह चुना गया? तो वह थे हमारे कौन? जगदीश जगदीश पवाडिया जो है अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के सदस्य के रूप में चुने गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 जो है उसमें भारत का स्थान जो है वह क्या है? 10वां स्थान है। ठीक, भारत का स्थान 10वां स्थान है। अगर बात करें तो रूस जो है वह शीर्ष पर है। साइबर अपराध के मामले में रूस जो है वह शीर्ष पर है। इसके बाद यूक्रेन, चीन और अमेरिका का नंबर आता है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी ने वर्ष 2024 में शतरंज कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने के बाद विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए कौन क्वालिफाई किया? तो वह थे हमारे डी गुकेश जो थे, उन्होंने विश्व
शतरंज चैंपियनशिप के लिए जो है वह क्वालिफाई किया था। डी गुकेश, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुछ उच्च न्यायालय है और उनकी स्थापना वर्ष है। यदि बात करें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की, तो इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में है यह। बात करें छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी। सन 2000 में जब राज्य की स्थापना हुई थी तभी हुई थी। ठीक। इसके अलावा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वह उसके उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। ठीक। और राजस्थान जो है सर्वोच्च न्यायालय की सॉरी उच्च न्यायालय की स्थापना वह हुई थी 1949 को। ठीक। तो इस प्रकार जो है हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन बी सुमेलित है। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग और मंत्रालय जो है वह सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, बिल्कुल सही है। कर्मचारी चयन आयोग भी जो है वह कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्य करता है, इसलिए यह जो है हमारा सुमेलन गलत हो जाएगा। यह भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करता है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन यही होगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही नहीं है। यदि बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है। और भारत का निर्वाचन आयोग, तो यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य सूची का विषय है? तो राज्य सूची के बारे में प्रश्न है। राज्य सूची जो संविधान का अनुच्छेद 246 है, वहां पे 3 सूचियों की चर्चा की गई है जो कि 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक। तो 7th शेड्यूल में 246 अनुच्छेद के अंतर्गत 3 लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में कौन कौन से विषय शामिल है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य, तो यह गलत है। यह अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य संघ सूची का विषय है। अगला है उच्च न्यायालयों का संगठन, यह भी गलत है, यह भी संघ का विषय है। और नेक्स्ट है पुलिस, तो पुलिस जो है हमारे राज्य का विषय है। और मादक पेय पदार्थ भी राज्यों का विषय है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा यदि बात करें तो राज्यों का विषय, तो सार्वजनिक व्यवस्था जो होती है वह राज्य का विषय होता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी जो होते हैं वह भी राज्य के होते हैं। इसके अलावा तीर्थ यात्राएं, भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं और मत्स्य पालन, इस प्रकार की जो विषय होते हैं वह राज्य सूची से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना की क्योंकि वे संवैधानिक तानाशाही स्थापित करेंगे? यानी कि आपातकालीन प्रावधान जो हमारे संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं उनकी आलोचना की, और इस आधार पर की कि यह तानाशाही जो है वह स्थापित कर देंगे। तो वह ऐसे सदस्य जो थे वह कौन थे? तो वह थे टीटी कृष्णम आचार्य। टीटी कृष्णम आचार्य जो है उन्होंने इस संबंध में चिंता व्यक्त की थी। ठीक। तो टीटी कृष्णम आचार्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पुडुचेरी को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था? तो वह कौन सा था? तो 14वां संविधान संशोधन जो था, 14वां संविधान संशोधन 1962 का 14वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही जो है वह पुडुचेरी को भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक। इसके अलावा यदि हम बात करें 10वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वह 10वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1961 का है। 51 यहाँ पे लिखा है, यह जो है वह ऐसा नहीं 1961 का है। तो यह जो है वह
दादर और नगर हवेली को जो है वह भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित करता है। और 12वां जो संविधान संशोधन है 1962 में हुआ था, यह जो है वह क्या करता है, तो यह गोवा, दमन एवं दीव को जो है वह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नामित करता है। और 14वां जो हमारा होगा वह किससे संबंधित होगा, पुडुचेरी से। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 23 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई। तो भारत की जो है वह सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है कहाँ स्थापित की गई, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, यानी कि CSIR के जो है वह CSIR में नई दिल्ली में स्थापित की गई। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कथन क्या है उसको देखते हैं। तो पहला कथन है ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो है वह वितरित किए जाते हैं। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दिए जाते हैं। तो यह जो है वह गलत है, क्योंकि यह मार्च और अप्रैल के आसपास जो है वह दिया जाता है। ठीक, अगला है स्टेटमेंट के श्री बिंदेश्वर पाठक को वर्ष 2024 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो बिंदेश्वर पाठक को जो है वह मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो यह सही है। तो इस प्रकार जो है वह सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था, बिहार के रहने वाले थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 26वीं विश्व ऊर्जा कॉन्फ्रेंस 2024 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी। तो 26वीं विश्व ऊर्जा कॉन्फ्रेंस किस शहर में आयोजित की गई थी, तो यह रॉटरडैम में आयोजित की गई थी। रॉटरडैम कहाँ का है, तो यह नीदरलैंड का एक शहर है रॉटरडैम, वहां पे की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि IRI का दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र स्थित है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे स्थित है, यदि बात करें तो दक्षिण एशियाई केंद्र उसका स्थित है वाराणसी में। ठीक, वाराणसी में स्थित है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अग्निशमक सेवा दिवस 2024 का थीम क्या था। अग्निशमन सेवा दिवस जो होता है उसका थीम क्या था। तो यदि उसकी थीम की हम बात करें तो इसका थीम था कि अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें, राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। क्या दे, अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो अटल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी कि जो निर्माण जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है कंस्ट्रक्शन साइटों पर जो वर्क कर कार्य करते हैं, तो उनके बच्चों को जो है वह निःशुल्क शिक्षा देने के उद्देश्य से अटल आवासीय विद्यालय की योजना जो है वह लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह, 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह जिसमें अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरण डाली गई, निम्नलिखित में से किस संस्था के योगदान से किया गया। तो यह कौन सी संस्था जो है वह इसमें योगदान किया, यानी कि रामनवमी के अवसर पर आपने देखा होगा कि 3 मिनट
लंबा सूर्य तिलक जो है वह एक मिरर की सहायता से भगवान राम के मस्तक पर लगाया गया था। तो यह किसके सहयोग से था? तो यह हमारे जो भारतीय विज्ञान शिक्षा भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान बंगलुरु, इसके सहयोग से जो है वह यह कार्य किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। चलिए, कहीं कहीं पर थोड़ा सा करेक्शन है स्टूडेंट इस प्रश्न में। कहीं कहीं पर भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान आईआईए बेंगलुरु को भी जो है वह माना जा रहा है। तो आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कीजिए। तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान जो है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान आईआईए बेंगलुरु के खगोल विदों द्वारा जो है वह डिजाइन की गई एक विशेष दर्पण लेंस की व्यवस्था के उपयोग से यह किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन ए आप इसको मानिए। हालांकि आंसर की जो संस्थान के द्वारा दी गई है उसमें सी ही बताया गया है, परंतु आप इसको थोड़ा करेक्शन कीजिए। इसमें सही उत्तर इसका भारतीय खगोल भौतिक संस्थान जो होगा बेंगलुरु होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मंगल पांडे को 1857 के भारतीय विद्रोह का अग्रदूत माना जाता है। वह निम्नलिखित में से किस पैदल सेना का हिस्सा थे? तो मंगल पांडे किसके हिस्सा थे? यह थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की। ठीक, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक, तो यमुना नदी की सहायक नदी के बारे में प्रश्न है। तो यदि बात करें टॉन्स की, तो टॉन्स यमुना की एक सहायक नदी है। ठीक, टॉन्स टॉन्स नदी जो है वह यमुना की एक सहायक नदी के रूप में इसे माना जाता है। इसके अलावा बात करें केन, केन जो है यह भी यमुना की एक सहायक नदी है। बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है, और हिंडौन हिंडौन नदी भी जो है वह यमुना की एक सहायक नदी है। ठीक, तो इस प्रकार जो है वह ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा गिरी, चंबल, सिंध, ये सब जो है वह यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से जो है मिलाना है। क्या दिया गया है कि तिरंगी बर्फी जीआई टैग है कुछ, और उसके बारे में सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो तिरंगी बर्फी जो है वह कहाँ की है? तो तिरंगी बर्फी काशी की है। कहाँ की है? काशी की। ठीक, तिरंगी बर्फी जो है वह काशी की जो है प्रसिद्ध है। इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, अगला है थारू कढ़ाई। थारू कढ़ाई की बात करें तो यह लखीमपुर खीरी की जो है वह जीआई टैग प्राप्त है थारू कढ़ाई थारू कढ़ाई के लिए। ठीक, चलिए अगला है बेंत और बांस शिल्प। बेंत और बांस शिल्प बरेली का जीआई टैग है। बेंत और बांस शिल्प जो है वह बरेली का जीआई टैग है। अगला है सुरखा अमरूद। सुरखा अमरूद की बात करें तो यह प्रयागराज का जीआई टैग है। कहाँ का है? प्रयागराज का। जीआई टैग की बात करें तो सबसे ज्यादा जीआई टैग रखने वाला जो राज्य है स्टूडेंट वह हमारा उत्तर प्रदेश है। इसके पास जो है वह लगभग 67 जीआई टैग है। कितने, सॉरी, वर्तमान में कुल 75 जीआई टैग हैं। कितने? 75। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है जिसके पास लगभग 58 जो है वह इसके पास जो है वह 58 जीआई टैग हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के पास 75 जीआई टैग हैं। तो ऑप्शन जो है हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक
क्रय धन योजना, श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना जो है वह 2022 में शुरू की गई थी। ठीक, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने BIS 17051 गोला बारूद के उच्चतम खतरे स्तर 6 से सुरक्षा के लिए भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित करने वाला जो संगठन है वह कौन सा है? तो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO। DRDO ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 13 नवंबर 1963 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के कमांडर के समकक्ष कौन है? यानी कि जो नौसेना का कमांडर होता है उसके समकक्ष भारतीय थल सेना में कौन है? यदि उसकी बात करें तो नौसेना का जो कमांडर होता है और भारतीय थल सेना का जो ब्रिगेडियर होता है उसकी रैंक जो है वह समान है। ठीक, तो उसकी रैंक समान है और ब्रिगेडियर के ही समान जो है वह वायुसेना में यदि हम बात करें तो उसमें एयर कोमोडोर होता है। ठीक, तो भारतीय नौसेना में कोमोडोर होता है, जिस कमांडर भी कभी कभी कहा जाता है, कोमोडोर बोला जाता है। तो कोमोडोर, ब्रिगेडियर और एयर कोमोडोर यह तीनों जो है वह समान है। यदि बात करें तो भारतीय वायुसेना का शीर्ष जो अधिकारी होता है उसको जनरल बोला जाता है, जबकि भारतीय नौसेना के शीर्ष अधिकारी को एडमिरल और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी को एयर चीफ मार्शल बोला जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समिति और सिफारिश सही सुमेलित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में यदि हम बात करें तो यह चुनाव सुधार से संबंधित है। चुनाव सुधार से, तो यह गलत है। ठीक, यह गलत है, चुनाव सुधार से संबंधित है। ओहरा समिति देखें तो यह अपराध और राजनीति के बीच संबंध से संबंधित है, यह भी गलत है। इंद्रजीत गुप्ता समिति यह चुनावों का राज्य वित्त पोषण से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। जबकि तनख्वाह समिति की बात करें तो चुनाव कानून और चुनाव सुधार से संबंधित है, तो यह भी गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आखिरी प्रश्न, 100वां प्रश्न आज का हमारा, तो देखते हैं इसको कि निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो किस राज्य के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था? तो गोवा, यानी कि जो गोवा राज्य है 1977 में स्टूडेंट पहली बार ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, और काफी अच्छे से हमने लगभग 50 से 60 प्रश्नों को देखा। आप इसको अच्छे से देखिए। यदि इस टेस्ट के पहले पार्ट को आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।